प्यारे बच्चों सुप्रभात। हम लोग आज वसंत भाग 2 का अपना तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हिमालय की बेटियां एक निबंध है नागार्जुन का। जैसे हम लोग कविता सुने, कहानी सुने, उपन्यास सुने या संस्मरण सुनते हैं, उसी तरह निबंध भी होता है। आप निबंध का सीधा सा इतना मतलब जानिए, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज के बारे में विचार को निबंध कहते हैं। कि निबंध किसी भी चीज पर लिखा जा सकता है। जैसे आपके एग्जाम में आता है ना, मेरा स्कूल, मेरी यात्रा, मैं कहीं घूमने गई, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इस तरह से निबंध लिखते, उस पर अपने विचार आप लिखते हैं ना, मेरी माँ। तो उसी तरह से निबंध का मतलब होता है किसी भी विषय पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज पर अपने विचारों को लिखना। तो उसी तरह से जो आपका ये वसंत भाग 2 में चैप्टर है हिमालय की बेटियां, इसको नागार्जुन जी ने लिखा। तो इन्होंने बताया, जैसे हम लोग बचपन से सुनते आते हैं ना, जय गंगा माता, जय गंगा मैया, जय नर्मदे हर नर्मदे, जय नर्मदे माता, जय नर्मदा माता। यानी हमारे जो संस्कार हैं उसमें हम नदियों को क्या बोलते हैं? माँ। आप हमेशा सुनते होंगे यमुना मैया के में नहाने गए, महाकुंभ में गए हैं, हरिद्वार गए, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे। आपके दादा दादी या मम्मी पापा हमेशा बताते हैं, आप भी जानते हैं, सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर नागार्जुन जी ये कहना चाहते हैं कि हम इनको माँ, दादी, मौसी, मामी नहीं कह रहे, वो यहाँ पर नदियों को बेटी के तौर पे ले रहे हैं। बेटी, उनकी भूमिका अलग है वहाँ। या मैंने कहा ना, निबंध का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज़ के बारे में आपकी सोच। जैसे मान लो आप कहते हो गंगा मैया, मैं कह दूँ गंगा एक बेटी है, तो मैं अपनी जगह सही, आप अपनी जगह सही। तो ये सोच है, उस सोच के बारे में हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर नागार्जुन जी ने जो नदियां हैं उनको बेटी के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में, इन चीजों के रूप में लेखक ने देखा। वो कहते हैं कि जो नदियां हैं, अगर दूर से देखो आप, तो बड़ी धीर, गंभीर, शांत सी लगती हैं और जैसे लगता है बहुत सभ्य है, बहुत सभ्य है। लेकिन जब आप उनके पास जाते हो तो उसमें कुछ उथल पुथल सी रहती है। वो कह रहे हैं कि मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि जब हम नदियों को पास से जाकर देखते हैं तो नदियाँ काफ़ी बड़ी चौड़ी सी दिखती हैं, काफ़ी विशाल दिखती हैं, खूब बड़ी सी धारा दिखती है, खूब चौड़ाई दिखती है। कभी वो गंगा मैया वहाँ तक है, नर्मदा माता वहाँ तक है। लेकिन जैसे ही नागार्जुन ये कहना चाहते हैं कि जब हिमालय के कंधों पर चढ़ा, हिमालय के कंधों पर चढ़ा, यानी हिमालय की चोटियों पर जब गया, तो सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, आप मैप में देखते होंगे सोशल साइंस में, तो अलग अलग धाराएं बह के निकलती हैं। वो कह रहे हैं जब मैं हिमालय की चोटी पर गया और वहाँ से इन नदियों को मैं देखा, तो जो नदियाँ मैदान में, यानी समतल मैदान में हमको काफ़ी बड़ी, चौड़ी, विशाल दिखती थी, वो एक पतली सी धारा के रूप में जा रही हैं। और जो नदियाँ वहाँ समतल मैदान में एकदम शांत, धीर, गंभीर दिखती थी, पहाड़ियों में उछल कूद रही हैं। आप देखते होंगे ना, जैसे पिक्चरों में देखते होंगे कि मुंबई के जुहू बीच पे या समुद्र के किनारे पानी आता है, पत्थर से टकराता है, उछल के चला जाता है। तो इसको खेलना कूदना बोल रहे हैं, वो अटकेलियाँ कर रही हैं, खेल कूद रही हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ से देखता था तो एक पतली धारा के रूप में जा रही है, लेकिन मैदान में जाओ तो लगता है बहुत विशाल, बहुत चौड़ी। और ये इन्होंने कहा कि ये जो ना हिमालय की बेटियां हैं, गंगा, यमुना, कोई भी नदी, जो भी नदियां निकलती, गंगा, यमुना, सतलज, रावी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तो उनका कहने का मतलब है कि जब ये निकल रही हैं तो उन पहाड़ियों में, चोटियों में मतलब बच्चों की तरह खेल रही है, जैसे एक छोटी सी बेटी अपने बाप की गोद में खेलती है, अपने पिताजी के गोद में खेलती है। उसी तरह से ये भी अटखेलियाँ करती हैं, करती हुई निकलती हुई चली जाती हैं और यह समझ में नहीं आता कि इनको जाना कहाँ है। चली जा रही हैं, एक पतली धारा लिए निकलती जाती हैं, फिर वो
पहाड़ों चोटियों को देव और वन में से, जंगल में से, पेड़ों के बीच से निकल कहाँ जाना चाहती हैं? इनका मतलब कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, कहाँ जाना चाहती, इस रूप में लेखक देख रहे हैं। कहते हैं इस हिसाब से तो जो हिमालय है ये इनके एक तरीके से पिता हुए और जो समुद्र है इनका दामाद हुआ। हिमालय के लिए नदियाँ क्या है? बेटियाँ, और समुद्र उनका दामाद, जहाँ पर ये जाके मिल जाती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं आके समुद्र में मिल जाती हैं। उसी तरह से आप जब पाठ में पढ़ेंगे तो आगे बताया जा रहा है जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं इनकी भी एक अलग विशेषता है। सिंधु नदी इधर निकल रही है, जिससे रावी, सतलज और जो झेलम, चिनाब नदियाँ निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भी ऊपर ऊपर होते हुए बांग्लादेश होते हुए नीचे अरुणाचल प्रदेश होते हुए आती है, उनके बारे में विशेषता बताते हैं। अभी आप चैप्टर में जब आगे पढ़ेंगे तो काका कालेलकर का नाम आएगा। काका कालेलकर ने नदियों को माँ कहा, माँ का नाम दिया। क्यों दिया? आप चैप्टर में किताब पढ़ेंगे उसमें भी दिया हुआ है। जैसे उन्होंने पूछा होगा कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा, तो काका कालेलकर ने कहा कि ये जो नदियाँ हैं पुराने समय से ही हमको पानी पिलाती हैं, हमारी जीवन रेखा है, जीवन धारा है, हमको कहीं घुमाने भी ले जाती हैं। जितने भी कल कारखाने या जो भी कंपनियां या जो भी चीज़ लगे हैं जिनको पानी की जरूरत पड़ती है नदियां ही देती हैं। हम कोई सांस्कृतिक काम करते हैं जैसे कि महाकुंभ या महाकुंभ में जाते हैं या छठ पूजा करते हैं या कोई भी करते हैं तो नदियों के किनारे करते हैं। यानी कि ये जो नदियां हैं ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए ये लोक माता है। लोक माता का मतलब जिसको पूरा इलाका या कह सकते हैं सभी लोग स्वीकार करें। तो सच बात है, पानी की जरूरत सबको पड़ती है, नदी की जरूरत सबको पड़ती है, नदी सबका ख्याल रखती है, हमको भी पानी देती है। नदी, वन, जंगल, पेड़ पौधे सबको पानी उपलब्ध कराती है। कल कारखाने, उद्योग सबको उपलब्ध कराती है। जैसे हम लोग की माँ होती हैं, हम लोग की माता क्या होती हैं, आपको जो जरूरतें पूरी होती हैं वो सब पूरी की जाती हैं। आप कहते हो चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट लाती हैं। आप कहते हो कॉपी किताब चाहिए, कॉपी किताब लाती हैं। आप कहते हो मम्मी चलो घूमने चलना, मम्मी घुमाने भी ले जाती है। तो एक माँ का रोल नदी भी हमारे लिए निभा रही है। इस पर वो कह रहे हैं कि लोक माता है। अच्छा, सारे काम वो करती हैं, उसके बाद भी हम उनको क्या देते हैं? कूड़ा कचरा, कारखानों से निकला हुआ जो गार्बेज होता है, कह सकते हैं गंदगी, गंदा पानी, अम्ल, एसिड, उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। इस सेंस में काका कालेलकर ने इनको लोक माता कहा। और इसी तरह जब आप आगे जाते हैं कालिदास के यक्ष ने भी यही बात कही, कालिदास के यक्ष ने भी यही बात कही। तो आप अगर इस चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें लगेंगी। कालिदास का जो यक्ष था उसने क्या कहा था कि बेतवा नदी से जब तुम मिलने जाना तो विरही की तरह मिलना, मतलब जाकर बहुत अच्छे से मिलना, देखना बहुत तड़प होगी, बहुत प्यार होगा उनमें, बहुत कष्ट होगा उनमें। तो आप ये देख रहे हैं कि जो नागार्जुन जी थे इन चीज़ों के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि जो जिसको आप माँ कहते हो हम बेटी ले रहे हैं, जिसको आप माँ कहते हो हम बहन ले रहे हैं, उसको हम किसी और रूप में देख रहे हैं, प्रेमिका के रूप में देख रहे हैं, बेटी बहन के रूप में देख रहे हैं। और जब वो सतलज के किनारे, सतलज नदी किनारे पैर लटका कर बैठते हैं तो उसकी सुंदरता, खूबसूरती को देखकर अनायास उनके मुँह से ये एक गाना निकल जा रहा है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृत नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यानी बेटी, बहन, प्रेमिका, प्रेयसी, इन सब रूपों में देखने के बाद नागार्जुन ये कहना चाहते हैं कि ये जो हिमालय की गोद से निकलने वाली नदियाँ ये बेटियाँ हैं, हमें हिमालय की गोद में ठेलियाँ करती हैं। और इस माध्यम से उन्होंने इस प्रकृति की अनुपम छटा, सुंदर छटा को हमारे सामने प्रस्तुत किया। जब इस आप पाठ को पढ़ेंगे तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नदियों को माँ कहने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने की उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। हम लोग यहाँ चूँकि माँ पहले से बोलते हैं, आप बोले कि उन्हें वो बेटी, बहन, प्रेयसी, प्रेमिका और रूपों में भी देखते हैं। आप पाठ के अंदर देखेंगे। दूसरा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताएगी, बता दीजिए। नदियों घाटियों से निकली है, पहाड़ों से निकली हुई एक लंबी धारा बहाती हुई एक अरब सागर में गिरती है, एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरा क्वेश्चन है काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा? लोक माता क्यों कहा?
नदियों को लोक माता इसलिए कहा क्योंकि हमारी सभी जरूरतों को पूरा करती हैं, पूरे देश की जरूरतों को पूरा करती हैं, रहन सहन रिवाज संस्कृति को पूरा करती हैं, हमारे द्वारा फेंके गए कूड़े करकट को भी एक्सेप्ट करती हैं। इस आधार पर उन्होंने क्या कहा कि लोक माता के रूप में। एक क्वेश्चन है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की? तो बताइए, चोटी, वन, पहाड़, नदियों, समुद्र, या फिर उसके साथ साथ जो भी आप चैप्टर में पढ़ रहे हैं आपको लगता है कि नागार्जुन ने इन चीज़ों पर बात की है, आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखेंगे। और जब आप एक बार, मैंने बता दिया लेकिन एक बार शुरू से लास्ट तक पाठ को आप पढ़िएगा, उसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उसका अर्थ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको अच्छे से कॉपी पे उतार लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपके 3 चैप्टर हो गए। अब आपका जो पहला वीडियो जाएगा, अब जो अगला वीडियो आपका जाएगा, जो भी आपका टर्न होगा उस पर हम लोग, क्योंकि अब क्लास 6 से आप 7 में आ गए हैं, हम लोग महाभारत, हम लोग का पहला टॉपिक, मतलब महाभारत में शुरू के 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे, उस पर एक वीडियो जाएगी, तब तक उसको आप भी पढ़े रहेंगे तो कहानी समझने में और मजा आएगी, ठीक है।